हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम यकृत यानी कि लीवर के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। यकृत जंतुओं के शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्लैंड है और सबसे महत्वपूर्ण ग्लैंड है, सबसे महत्वपूर्ण एक्सोक्राइन ग्लैंड है। यह डायफ्राम के नीचे की तरफ चॉकलेटी रंग की कोमल ठोस द्विपालित यानी कि बाइलोब्ड संरचना है। इसमें दो लोब होते हैं, राइट लोब और लेफ्ट लोब, और लेफ्ट लोब। ये दो लोब में बटी संरचना होती है। जो इसका बायां यानी कि जो लेफ्ट लोब होता है वो छोटा होता है और दायां पिंड जो होता है वो राइट लोब बड़ा होता है। दोनों के बीच में एक स्नायु प्रेजेंट होता है जो आपस में इनको जोड़ता है, और यही स्नायु लीवर को डायफ्राम से भी साधता है। दायां पिंड जो होता है यानी कि राइट लोब होता है वो तीन पिंडों से मिलकर बना होता है। पहला होता है मेन राइट लोब, मेन राइट लोब। जो दूसरा होता है मेन राइट लोब के पास होता है क्वाड्रेट, क्वाड्रेट, क्वाड्रेट। तीसरा होता है जो होता है काउडेट लोब, काउडेट लोब। तीन लोब होते हैं। पहला मेन राइट यानी कि मुख्य दायां पिंड, दूसरा होता है क्वाड्रेट या पार्श्व पिंड, और तीसरा होता है काउडेट लोब। जो मुख्य दायां लोब है यानी कि मेन राइट लोब होता है, इस मेन राइट लोब तथा क्वाड्रेट लोब के मध्य पित्ताशय यानी कि गाल ब्लैडर प्रेजेंट होता है, जो 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी संरचना होती है और वो 4 सेंटीमीटर चौड़ी थैलेनुमा संरचना होती है। जो गाल ब्लैडर है इसका काम क्या होता है कि जो यकृत से आया पित्त होता है उसको अपने अंदर रखना, उसका अत्यधिक सांद्रण करना, उसकी जो एक्स्ट्रा जल की मात्रा होती है उसको अवशोषित करके उसको सांद्रित बनाना। दोनों यकृत पिंडों से जो यकृत वाहिनियां होती हैं वो निकलकर परस्पर संयुक्त होकर कॉमन हेपेटिक डक्ट बनाती है। तो यानी कि जो डक्ट निकलती है, वाहिनिकाएं निकलती है किससे? दोनों यकृत पिंडों से। तो दोनों यकृत पिंड जो होते हैं उनसे क्या निकलती है? वाहिनियां निकलती हैं, राइट से भी और लेफ्ट से भी, लेफ्ट लोब से भी और राइट से भी। और ये सारी जो वाहिनियां हैं आपस में जुड़ जाती हैं और ये जुड़कर क्या बनाती हैं? संयुक्त यकृत वाहिनी यानी कॉमन हेपेटिक वेन। कॉमन, ये कॉमन हेपेटिक जो होती है वो डक्ट बनाती है। तो दोनों लोब से वाहिनियां निकलती हैं और ये मिलकर क्या बनाती है? कॉमन हेपेटिक डक्ट बनाती है। जो कॉमन हेपेटिक डक्ट होती है वो पित्ताशय की नलिका यानी कि सिस्टिक डक्ट से मिल जाती है। अब जो ये गाल ब्लैडर है इससे जो डक्ट निकलती है उससे सिस्टिक डक्ट, और ये कॉमन डक्ट दोनों मिलकर अब ये क्या करती है? जो गाल ब्लैडर से सिस्टिक डक्ट आती है वो मिल जाती है और जो कॉमन हेपेटिक डक्ट होती है वो मिल जाती है, और दोनों के मिलने से क्या बनती है? संयुक्त यकृत वाहिनी और पित्ताशय नलिका मिलकर बनाएगी सामान्य पित्त वाहिनी यानी कॉमन बाइल डक्ट। अब दोनों मिलकर बनाएगी कॉमन बाइल डक्ट। अब जो कॉमन बाइल डक्ट है ये पित्ताशय को यानी जो पित्ताशय से यानी कि जो बाइल आएगा वो उस बाइल को ड्यूडेनम तक पहुंचाती है, क्योंकि आगे जाकर ये पैनक्रियाज की डक्ट से मिलकर कॉमन
डक्ट बनाती हैं और वहाँ जाकर ये ड्यूडेनम तक पहुँचती है हेपेटिक एम्पुला से, और वहाँ पर जाकर ये इस इल बाइल को ड्यूडेनम तक ट्रांसफ़र करती है। अब जो यकृत होता है, यकृत के जो पिंड होते हैं उनमें अनेक छोटे छोटे हेक्सागोनल यकृत पिंड बोलते हैं, इसमें हेक्सागोनल संरचनाएं पाई जाती हैं ऐसे। हेक्सागोनल यानी कि षटभुजीय यकृत पिंडक बोलते हैं इनको, यानी कि हेपेटिक लोब्यूल्स कहते हैं इनको। और ये प्रत्येक पिंडक के चारों ओर संयोजी ऊतक की एक कवरिंग होती है, इसे बोलते हैं ग्लीसन संपुटी यानी कि ग्लीशियन कैप्सूल। ग्लीसन्स कैप्सूल कहते हैं, यानी कि ग्लीसन्स संपुट बोलते हैं। पिंडकों में भ्रूणीय एंडोडर्म से बनी यकृत कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम हेपेटोसाइट्स बोलते हैं, और ये अरीय पटलिकाओं यानी कि रेडियल लैमिलेई में व्यवस्थित रहती हैं। यकृत कोशिकाएं जो होती हैं उनकी जो पटलिकाओं होती हैं उनके मध्य में रिक्त स्थान होता है जिनमें रुधिर भरा हुआ होता है, इसलिए उनको हेपेटिक साइनोसॉइड्स यानी कि यकृत पात्रक कहते हैं। और यकृत में विशेष प्रकार की कुप्फर सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें ताराकार स्टीलेट सेल्स भी बोलते हैं। ये सेल्स केवल लीवर में पाई जाती हैं और ये मृत और निष्क्रिय आरबीसी का भक्षण करती हैं और उसके हीमोग्लोबिन का विखंडन करती हैं। प्रत्येक मनुष्य में यकृत से प्रतिदिन 600 से 1000 ml पित्त यानी कि बाइल का स्रावण होता है और यही इसका प्रमुख कार्य होता है। अब यकृत की जो कार्य है, फंक्शंस ऑफ द लीवर जो है, वो सबसे पहला इंपॉर्टेंट कार्य है पित्त का निर्माण करना, जो 400 से 800 ml होता है या 600 से 1000 ml होता है। पित्त जो होता है उसका जो निर्माण करना, बाइल का जो निर्माण करना है, वो लीवर का मेन काम होता है। ये एक येलोइश ग्रीन का यानी कि पीले से हरे कलर का एक क्षारीय द्रव होता है जिसका जो पीएच होता है वो जो हेपेटिक बाइल होता है, जब लीवर से बाइल बनकर आता है उसका पीएच होता है 8.6, लेकिन जब गाल ब्लैडर में पहुंच जाता है उसमें से जल अवशोषित किया जाता है तब उसका जो पीएच होता है वो घट कर जाता है 7.6। तो जो लीवर में होता है तब उसका पीएच होता है 8.6, लेकिन गाल ब्लैडर में होता है 7.6 पीएच, लेकिन फिर भी ये क्षारीय ही रहता है। इसमें बाइल साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, NaCl होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ग्लाइकोकोलेट, टोराकोलेट प्रेजेंट होता है, बाइल पिगमेंट्स होते हैं यानी कि पित्तवर्णक होते हैं, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, लेसिथिन आदि प्रेजेंट होते हैं। जो बाइल है उसका मेन काम क्या है कि वो HCl को न्यूट्रलाइज करता है, HCl की जो एसिडिटी है उसको न्यूट्रलाइज करता है। दूसरा, फैट्स का अमल्सिफिकेशन करता है। अमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स का मतलब होता है फैट के बड़े मॉलिक्यूल्स का छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ना। इसके अलावा ये फैट और फैट में घुलनशील जो विटामिन होते हैं उनके अवशोषण में सहायता करता है। इसके अलावा ये लाइपेज एंजाइम को एक्टिवेट भी करता है। इसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट काम है लीवर का वो है कार्बोहाइड्रेट उपापचय यानी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना। और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में 4 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। पहली है ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब क्या है? स्टोरेज ग्लाइकोजन जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, ग्लाइको माने ग्लाइकोजन के लिए, जेनेसिस माने फॉर्मेशन, यानी कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उस ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के रूप में बॉडी में शुगर को, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करके रखना क्या कहता है? ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। ग्लाइकोजन का जो सिंथेसिस होता है वो बेसिकली लीवर में होता है और साथ ही साथ थोड़ा सा मसल्स में होता है। दूसरा है ग्लाइकोजीनोलाइसिस। लाइसिस में होता है ब्रेक डाउन, यानी कि जो ग्लाइकोजन है उसका वापस जरूरत के हिसाब से ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में बदलना। जब जरूरत होती है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जाता है जब ज़्यादा होता है, और जब कम होने लगता है ग्लूकोज तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल दिया जाता है। तीसरा है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूको मतलब है ग्लूकोज और नियो मतलब है नया,
और जेनेसिस माने फॉर्मेशन, यानी कि ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या है कि कन्वर्जन ऑफ नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड इनटू द ग्लूकोज, यानी कि जब जरूरत के हिसाब से नॉन कार्बोहाइड्रेट्स जैसे अमीनो एसिड्स हैं उनका ग्लूकोज में बदलना। माना बॉडी में ग्लूकोज की जरूरत ज़्यादा है और ग्लूकोज बॉडी में है नहीं, तो जो पहले स्टोरेज होता है ग्लाइकोजन वो यूज़ होता है, और जब वो ख़त्म हो जाता है तो जो नॉन कार्बोहाइड्रेट है जैसे अमीनो एसिड है, फैटी एसिड है, उनको भी ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है, जिससे बॉडी को जो एनर्जी चाहिए उसके लिए वो यूज़ हो जाते हैं। चौथा है ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ग्लाइको मतलब वही ग्लाइकोजन, नियो मतलब न्यू, और जेनेसिस माने फॉर्मेशन, यानी कि ग्लूकोज का जो ग्लाइकोजन है उसका बनना किससे, ग्लाइकोजन का बनना किससे, जो लैक्टिक एसिड से। जो लैक्टिक एसिड होता है वो मसल से आता है, और मसल से जो लैक्टिक एसिड आता है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जाता है, और ग्लाइकोजन को बाद में ग्लूकोज में कन्वर्ट किया सकता है। तो लैक्टिक एसिड से ग्लाइकोजन का बनना ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहलाता है, और ये भी क्रिया लीवर में होती है। इसके बाद है यूरिया निर्माण, जो ऑर्निथिन साइकिल होता है। ये ऑर्निथिन साइकिल जो है वो लीवर में होता है, और ये अमीनो एसिड्स को NH3 में कन्वर्ट किया जाता है। पहले इसको डीएमिनेशन बोलते हैं। तो जो अमीनो एसिड्स हैं उनको पहले काय में चेंज किया जाएगा, NH3 में। इस प्रोसेस को डीएमिनेशन बोलते हैं। उसको बाद में फिर इसको यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है। तो यूरिया साइकिल जो होता है वो भी किस में होता है, लीवर में होता है। रुधिर का शुद्धिकरण, जो कुप्फर सेल्स होती हैं, कुफर सेल जो होती हैं लीवर की, जो फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं ये, और जो ये जीवाणु और अन्य रोगकरण जो या डेड आरबीसी है उनका भक्षण करके रुधिर की सफाई करती हैं। प्लाज्मा प्रोटीन्स का संश्लेषण, जो गामा ग्लोबुलिन्स होते हैं उनको छोड़कर गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन को छोड़कर प्लाज्मा की जितनी भी प्रोटीन्स होती हैं वो सभी लीवर में बनती हैं। जो गामा ग्लोबुलिन जो होती है उसका निर्माण लिम्फोसाइट्स में होता है, लेकिन बाकी सारी जो प्रोटीन्स होती हैं प्लाज्मा की वो कहाँ बनती हैं, लीवर में बनती हैं। उसके बाद है विटामिन का संचय, जो विटामिन ए डी ई के, जो लीवर होता है वो विटामिन ए डी ई के और विटामिन B12 का संचय करता है, स्टोरेज करता है। इसके बाद है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि टॉक्सिक का मतलब होता है विषाक्त पदार्थ। तो विषाक्त पदार्थों को अविषाक्त पदार्थ में, यानी कि टॉक्सिक सब्सटेंसेस को नॉन टॉक्सिक में या कम टॉक्सिक सब्सटेंसेस में बदलने की क्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है, डिटॉक्सिफिकेशन कहलाती है। सेल में ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है, जबकि बॉडी में ये काम डिटॉक्सिफिकेशन का लीवर के द्वारा होता है। वाइटलोजेनेसिस, वाइटलो का मतलब होता है योक, जिसे बोलते हैं पीतक, जो एग में येलोइश सांप टाइप का सब्सटेंस होता है जो विकसित होने वाले भ्रूण को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं, उसे योग कहते हैं। और जेनेसिस में होता है निर्माण। तो योग यानी कि पीतक का जो निर्माण होता है उसके अंदर भी लीवर इन्वॉल्व होता है, लीवर भाग लेता है। और जो विटामिन ए, बीटा कैरोटीन जो होता है, जो गाजर में बहुत अधिक होता है, उससे विटामिन ए का जो संश्लेषण होता है वो भी लीवर के अंदर किया जाता है। और उसके बाद है हीमोपोएसिस, यानी कि ब्लड का फॉर्मेशन, यानी कि रुधिर निर्माण। तो भ्रूण की कंडीशन में, भ्रूणीय अवस्था में जो लीवर होता है वो आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कार्पुसल्स, लाल रुधिर कणिकाएं, और डब्ल्यूबीसी यानी कि श्वेत रुधिर कणिकाएं, दोनों का निर्माण करता है, अर्थात ब्लड के निर्माण में ये भाग लेता है। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे।
हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।